नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी परिमल कुमार। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पिछले कई घंटों से सुर्खियों में। प्रधानमंत्री मोदी को आज अपनी फिरोजपुर में पंजाब के होने वाली रैली में उनको ये रैली रद्द करनी पड़ी। उनको वहाँ पर पहुँचना था, वो भटिंडा में थे और भटिंडा से ख़राब मौसम होने के चलते उन्होंने बाई रोड जाने का फैसला किया। लेकिन वो जब भटिंडा से निकले तो वो हुसैनी वाला में उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। बताया जाता है कि वहाँ पर किसान प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, जिस वजह से रास्ता रुक गया। गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा की बड़ी खामी माना है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इस पर सीधे तौर पर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर हमला किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी से बैर का हिसाब प्रधानमंत्री से लेने की कोशिश ना करें। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? इस पर कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि रैली में नहीं जुटी भीड़ तो ये बहाना बनाया गया।
हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत, ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। और इस रैली का इस्तेमाल यूपी के हारे हुए चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अगले 15 दिनों के लिए अपने सारे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ऐसा करके कांग्रेस ने दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव बना दिया है कि वो भी ऐसा कोई कदम उठाए, क्योंकि जब रैलियां होती हैं तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना ही मास्क लगाए जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगले 15 दिनों तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन पार्टी ने अभी बाकी राज्यों के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय प्रभारी हमारी प्रियंका जी ने लिया है। उत्तराखंड में एक बड़ी रैली आयोजित हुई है, होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा की 9 जनवरी को, उसको लेकर क्या कहें? जैसा मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, जो हमारे प्रभारी सलाह देते हैं, उन तमाम सलाहों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह से हर पार्टी की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रोक देना चाहिए था। ऐसे में पहला कदम उठाकर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। क्यों होता है कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाती। और बीएसपी और एसपी जैसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियों को पहले लोगों का स्वास्थ्य और उसकी चिंता सर्वोपरि माननी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पीएम और यूपी के सीएम की रैलियों पर सवाल भी उठाया है। इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियों पर रोक नहीं लगाती हैं तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस दिशा में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में ओमिक्रॉन से पहले मरीज की मौत हुई है और अब ओमिक्रॉन का जो पूरा मामला है वो 2100 से ज़्यादा जा पहुंचा है। इस बीच 9 दिनों के भीतर कुल मामले जो कोरोना के हैं उसमें 6 गुना की वृद्धि हुई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। देखिए रिपोर्ट। ओमिक्रॉन को हल्के में ना लें। राजस्थान में 70 साल के बुजुर्ग की मौत ओमिक्रॉन से हुई। ये देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत है। राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनकी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे। वहीं 10 जनवरी से शुरू होने वाली प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज वही होगी जो लोगों ने पहले ली होगी, यानी डोज मिक्सिंग नहीं होगी। The precautionary vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers and individuals 60 years and above with comorbidities will be the same vaccine as has been given to them previously. So Covaxin वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covishield। वहीं होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट में पॉजिटिव आने के 7 दिन तक होम आइसोलेशन जारी रहेगा। पहले ये अवधि 10 दिन की थी, लेकिन जरूरी है कि लगातार 3 दिन बुखार न आए। इसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। गंभीर बीमारी वाले मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के होम आइसोलेशन में न रहें। स्टेरॉइड न लें और सीटी स्कैन, एक्सरे भी डॉक्टर के सुझाव के बाद ही कराएं। इशारा मामलों के बहुत तेजी से ऊपर जाने का है और जब मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में दाखिला भी। ऐसे में इस नई लहर को हल्के में न लें।
नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली और कुछ दूसरे शहरों में लोग इस बार RT-PCR टेस्ट कराने से थोड़ा कतरा रहे हैं। यही वजह है कि जो रैपिड एंटीजन की घरेलू किट है उसकी मांग में कई गुना वृद्धि देखी जा रही है। लोग ये किट खरीद के टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट किट की मांग में क्यों इतनी बढ़ोतरी हुई है और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन की हैं। यहाँ दिल्ली सरकार लोगों की रैंडम कोरोना जांच करवा रही है, लेकिन लोग यहाँ RT-PCR जांच कराने से भाग रहे हैं। अब लगभग जितने आते होते तो हम कर ही देते हैं। ये है कि हम मोबिलाइज कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते उनको। जो सिविल डिफेंस वॉलेंटरी है वो पब्लिक को गाइड करते हैं, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड टेस्ट के हमारे केसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम टेस्टिंग इंक्रीज करेंगे। दिल्ली के तमाम मेडिकल स्टोर्स में कोविड की घरेलू एंटीजन टेस्ट किट की मांग 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कई मेडिकल स्टोर्स में ये टेस्ट किट खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि सप्लाई करने वालों के पास भी थोक में इन किट्स की मांग जबरदस्त आ रही है। देखिए, ऑल ऑफ अ सडन जो रेगुलर चीजें जा रही थी, मास्क, सैनिटाइजर, उनको छोड़ के ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन पिछले 3-4 दिन से एक्सट्रीम हाई पे चली गई है। पिछले 2 साल से जो लोग अभी थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहते हैं, अगर उनको माइल्ड सिम्टम्स भी हो रहे हैं तो वो अपना घर पे टेस्ट करके अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके उस सिचुएशन में ना लाया जाए जो पहले 2 साल से वो गुजर चुके हैं। और ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, देश के दूसरे शहरों में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। और यहाँ बेंगलुरु में भी जितनी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मांग भी बढ़ी है। यहाँ देखिए, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर आपको सामने ही इस तरह के जो किट हैं वो आपको मिल जाएंगे। पिछले महीने में एवरेज 5 पीस बिकते थे, यानी हर महीने 5 पीस टेस्ट किट का 5 पीस बिकता था। अभी लास्ट 3-4 दिन में एवरी डे 15-20 किट बिक रहा है, पर डे बिक रहा है। तो आखिर इतना डिमांड क्यों बढ़ा है? ये अभी जो न्यू ईयर का और क्रिसमस का होने के बाद अभी बढ़ रहे, केसेस बढ़ रहे हैं, तो सब लोग घर पे ही टेस्ट कर रहे हैं। और क्या इसकी कीमत भी बढ़ी है? नहीं, कीमत तो सेम उतना ही है, 250 रुपीज पर किट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घर में कोविड टेस्ट करने वालों की संख्या 3 दिन में 2 गुना से ज्यादा हो गई है। 2 जनवरी को 3,856 लोगों ने घर पर जांच की, 3 जनवरी को 6,093 लोगों ने घर पर जांच की, और 4 जनवरी को घर पर टेस्ट करने वालों की संख्या 7,129 हो गई। डॉक्टरों की माने तो लोगों में भय है कि बाहर जाकर या फिर घर पर बुलाकर RT-PCR कराने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, और लोगों को ये भी लग रहा है कि RT-PCR रिपोर्ट आने में 24 घंटे का वक्त लगता है और घरेलू रैपिड किट से नतीजा कुछ मिनटों में ही सामने आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम घर में किट इस्तेमाल करते हैं 100% प्रूफ नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा वायरल लोड वाले केस होते हैं उनको ही पकड़ते हैं, माइल्ड केस को नहीं पकड़ पाते। दूसरा ये कि अगर बाई चांस आप घर में कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव आता है तो आपकी जिम्मेवारी है आप खबर करें अथॉरिटीज़ को। वो इसलिए एक तो हमें सरकार को मालूम पड़ता है भाई कितने केसेस हैं। दूसरा, आपका अगर माइल्ड केसेस तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि एक टीम डिप्यूट की जाएगी जो लगातार आपसे फ़ोन से संपर्क में रहेगी, आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेगी और ज़रूरत पड़ने आपकी मदद भी करेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो घरेलू रैपिड किट से पॉजिटिव होने के बाद नतीजा सरकार के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि अगर वो बाहर आए और RT-PCR टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, तो इसको लेकर के एक सामाजिक भय भी है। लेकिन बार बार हम यही अपील कर रहे हैं और ICMR भी यही अपील कर रहा है कि अगर आप इन रैपिड होम किट्स के जरिए पॉजिटिव होते हैं तो सरकार को, प्रशासन को ज़रूर बताएं ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरी सावधानियां ली जा सकें। सहयोगी शशिकांत झा के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। देश में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में ऑनलाइन सेंधमारी कर पेपर सॉल्व करने के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें रूस तक के हैकरों की मदद ली गई और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने
इसके मास्टरमाइंड सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। ये है राज तेवतिया और उसके सिंडिकेट के 5 गुर्गे। इन्हें दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी कर पेपर सॉल्व करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ये लोग जीमेट, जेईई से लेकर आर्मी और नेवी तक की ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग कर उनके पेपर सॉल्व करते थे। इस गैंग के 3 लोग मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोग दिल्ली और एनसीआर से, जबकि एक राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। तीनों मॉड्यूल का अलग अलग काम था। एक मॉड्यूल है जो कि कैंडिडेट्स के टच में आता था, उनको जो रिक्वायरमेंट होती थी अकॉर्डिंगली उनके एग्जाम्स कौन से उन्होंने करने हैं उनको ल्यूर करता था। ये मॉड्यूल मुंबई बेस्ड था, इसमें 3 अरेस्ट हुए। इसके बाद जो सॉल्वर मॉड्यूल था वो दिल्ली एनसीआर बेस्ड था, जिसमें 2 अरेस्ट हुई। और जो हैकर मॉड्यूल है जो कि सॉल्वर को अनऑथराइज एक्सेस दिलवाता था लैपटॉप का, वो मॉड्यूल जो बस्ट हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है वो ऑलरेडी सीबीआई एंड हरियाणा पुलिस के 3 केसेस में वांटेड था और इस पे 1 लाख का रिवॉर्ड भी था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को जीमेट एग्जाम देने वाला कैंडिडेट बताकर गैंग से संपर्क किया गया। गैंग के लोगों ने एग्जाम पास कराने के लिए 3 लाख में डील की। सिपाही कैंडिडेट से अपने लैपटॉप में अल्ट्रा बीवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा गया। ऐसा करते ही बीते 26 दिसंबर को हो रहे एग्जाम में कैंडिडेट के लैपटॉप का एक्सेस सॉल्वर के लैपटॉप में आ गया। इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस के सिपाही का स्कोर 800 में 780 आया। इन 97% अंकों में उसे भारत के किसी भी टॉप MBA कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था। इस डील के बाद ही पूरे गैंग का पता चला। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और गुरुग्राम से सभी आरोपी पकड़े गए। मास्टरमाइंड राज तेवतिया पिछले 5 साल से ऑनलाइन एग्जाम हैकिंग के गोरख धंधे में शामिल है। 2018 में वो रूस गया और वहां उसने कुछ हैकरों से मुलाकात की। रूस का एक हैकर भी उसके साथ भारत में लॉकडाउन के वक्त रहा। जो राज तेवतिया था ये रशिया में 2018 में गया भी था इस पर्पस के लिए, और इसने वहां पे 2 रशियन हैकर्स को कांटेक्ट किया था। उसमें से एक रशियन हैकर तो इसके पास जब लॉकडाउन हुआ तब उससे पहले यही था, तो वो लॉकडाउन में यहाँ फंस भी गया था। इस गैंग के जरिए पिछले 3 साल में 500 से ज्यादा कैंडिडेट अलग अलग एग्जाम पास कर चुके हैं। कई एग्जाम सेंटरों के लोग भी इनसे मिले हुए थे। दिल्ली और मुंबई में कुछ एग्जाम सेंटर भी यही लोग चला रहे थे। पुलिस ने ऑनलाइन एग्जाम में हैकिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस गिरोह के जरिए ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं और सरकारी अफसर बनकर बैठे हैं, उनका पता लगाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। दिल्ली से मुझे और मेरे सहयोगी परिमल को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए NDTV इंडिया पर।